चैप्टर 10 हैलोवीन। मैल्फॉय को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने देखा कि हैरी और रॉन अगले दिन भी हॉगवर्ट्स में ही थे। वो थके हुए थे लेकिन पूरी तरह से खुश थे। असल में अगली सुबह तक हैरी और रॉन सोच रहे थे कि 3 सिर वाले कुत्ते से मिलना एक बहुत अच्छा एडवेंचर था उनके लिए, और वो भी इसी तरह का और एडवेंचरस और रोमांचक काम करने के लिए एक काफ़ी एक्साइटेड थे। इसी बीच हैरी और ने रॉन को उस पैकेट के बारे में बता दिया था जिसे शायद वो ग्रिंगॉट से निकाल के हॉगवर्ट्स में लाए थे। वो काफी टाइम तक ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत हो। वो या तो सचमुच कीमती होगी या फिर खतरनाक, रॉन ने कहा, या फिर दोनों ही, हैरी ने कहा। लेकिन वो विश्वास के साथ सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि वो रहस्यमय वस्तु लगभग 2 इंच लंबी होगी, और जब तक उन्हें कोई और सबूत नहीं मिल जाता तो वो इससे ज्यादा अंदाजा लगाने की स्थिति में थे ही नहीं। ना तो नेविल ने और ना ही हरमाइनी ने इस बात में जरा सी भी इंटरेस्ट दिखाया कि कुत्ते और चोर दरवाजे के नीचे क्या छुपा हो सकता था। नेविल तो सिर्फ इतना ही जानता था कि वो दोबारा उस कुत्ते के पास कभी नहीं जाएगा। हरमाइनी ने भी अब हैरी और रॉन से तो बोलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ किस्म की थी, इसीलिए उन्हें उसमें भी अपना फायदा नजर आया। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि मैल्फॉय से किसी तरह बदला ले सके, और उन्हें तब खुशी हुई जब एक वीक के बाद ही एक ऐसी चीज दाग से आ गई थी। जब उल्लू हमेशा की तरह बड़े हॉल में घुसे तो सबका ध्यान एक लंबे और पतले पैकेट पे गया जिसे 6 इंच बड़े हुक्कू उठा के ला रहे थे। एक तरह की हैरी की में ये जानने में काफी इंटरेस्ट था कि इस बड़े पैकेट में हो क्या सकता था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब गुग्गू नीचे आया और उन्होंने पैकेट को उसी के सामने पटक दिया। पैकेट के गिरने से उसका नाश्ता बिखर गया। गुग्गू अभी उड़कर रास्ते से जाकर हटे भी नहीं थे कि वहां पर एक और उल्लू आ गया और उसने पैकेट के ऊपर एक चिट्ठी टपका दी। ये अच्छा रहा कि हैरी ने चिट्ठी को पहले खोला था, क्योंकि उसमें लिखा था कि पैकेट को टेबल पे मत खोलना, इसमें तुम्हारी नई निम्बस 2000 है। मैं नहीं चाहती कि ये बात सबको पता चले कि मैंने तुम्हें जादुई झाड़ू दी है, और ना उन सबकी इच्छा भी यही होगी। ओलिवर वुड तुम्हें आज रात को 7 बजे क्विडिच पिच में मिलेगा, जहाँ तुम्हारी पहली बार इस खेल के बारे में सीखोगे। प्रोफेसर मैगोनिकल। हैरी ने जब ये चिट्ठी रॉन को पढ़ने को दी तो वो काफी खुश हुआ। निम्बस 2000, मैंने तो आज तक उसे छुआ भी नहीं है, रॉन ने कहा। तो हॉल से जल्दी चले आए क्योंकि वो अपनी क्लास से पहले अकेले में झाड़ू खोलकर देखना चाहते थे। अभी वो प्रवेश हॉल से आधी दूर पर ही पहुंचे थे, तभी उन्होंने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ी पे क्रैब और कॉयल रास्ता रोक के खड़े थे। वहां पे मैल्फॉय ने हैरी से पैकेट छीन लिया और उसे उंगलियों से टटोला। ये तो जादुई झाड़ू है, उसने कहा, और हैरी की तरफ फेंकते हुए ऐसा चेहरा बनाया जिसपे जलन थी और नफरत भी। इस बार तुमने हद पार कर दी है पॉटर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जादुई झाड़ू रखना मना है। रॉन अपने आप को रोक ही नहीं पाया। ये कोई पुरानी झाड़ू नहीं है, ये तो निम्बस 2000 है। तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे घर में कौन सी झाड़ू है? कॉम्बैट 260, रॉन ने हैरी की तरफ दांत दिखाते हुए कहा। कॉम्बैट में तड़क भड़क तो होती है, लेकिन वो निम्बस जितनी अच्छी नहीं होती। इस बारे में तुम क्या जानो वेज़ली, तुम तो इसका आधा हैंडल भी नहीं कर ही सकते, मैल्फॉय ने कहा। मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तो पाइप पाइप जोड़कर इसकी एक एक डंडी खरीदनी पड़ेगी। इससे पहले कि रॉन जवाब दे पाता, वहां पे प्रोफेसर फ्लिटविक में मैल्फॉय की कोहनी के पास ही खड़े थे। झगड़ तो नहीं रहे हो ना बच्चों? पॉटर को किसी ने जादुई झाड़ू भेजी है प्रोफेसर। हाँ हाँ सही है, प्रोफेसर फ्लिटविक ने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। प्रोफेसर मैगोनिकल ने मुझे बता दिया था विशेष परिस्थितियों के बारे में। और पॉटर ये है कौन सा मॉडल? निम्बस 2000 है सर, हैरी ने कहा। मैल्फॉय के चेहरे पर दहशत के भाव देखे हैरी से अपनी हंसी रोकी ही नहीं जा रही थी। और सच कहा जाए तो मुझे मैल्फॉय को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तो मुझे ये मिली है, उसने कहा। हैरी और रॉन ऊपर की मंजिल तरफ चल पड़े और मैल्फॉय के गुस्से और उलझन को देखकर अपनी हंसी दबाते हुए कोशिश कर रहे थे। जब वो मार्बल की सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे तो हैरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, ये सच्ची तो है। अगर उसने नेविल को भूलना जाना नहीं चुराया होता तो मैं टीम में ही नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है ये नियम तोड़ने का इनाम है? उनके पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। हरमाइनी सीढ़ियों पे पैर पटकते हुए आ रही थी और हैरी के हाथ में रखे पैकेट को देखकर चिढ़ रही थी। मैं तो समझ ही रहा था कि आप हमसे बात नहीं कर रही हैं, हैरी ने कहा। हाँ, अब ऐसा करना बंद मत कीजिए, रॉन ने कहा। इससे हमारा बहुत भला हो रहा है। हरमाइनी हवा में अपनी नाक तनकर पैर पटकती हुई चली गई।
उसी दिन हैरी का मन में क्लास ही नहीं लग रहा था। उसका मन तो अपने कमरे में भटक रहा था जहाँ उसकी नई झाड़ू बिस्तर के नीचे रखी हुई थी। और फिर उसका मन क्विडिच की विच की तरफ भटक रहा था जहाँ वो उसी रात क्विडिच सीखने जाने वाला था। उसी शाम को फटाफट अपना डिनर किया और उसे पता भी नहीं था कि वो क्या खा रहा था। फिर वो रॉन के साथ तेजी से दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गया ताकि अपनी निम्बस 2000 को खोल के देख सके। जब जादुई झाड़ू हैरी के बिस्तर पर खुल के आई तो रोन के मुंह से तो आह निकल गई। वाह! हैरी जादुई झाड़ू के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे भी ये बेहतरीन लगी। पतली और चिकनी जादुई झाड़ू पर महोगनी का हैंडल लगा था और साफ और सीधी टहनियों की लंबी पूंछ थी और ऊपर की तरफ सुनहरे शब्दों में लिखा था निम्बस 2000। जब 7 बजे का टाइम आया तो हैरी महल से निकल के क्विडिच पिच की तरफ चल दिया। वो इससे पहले कभी स्टेडियम में नहीं गया था। पिच के चारों तरफ सैकड़ों सीटें स्टेडियम में थी ताकि दर्शक इतनी ऊंचाई पर रहे जहां से वो मैच को देख सके। पिच के दोनों तरफ 3 सुनहरे खंबे थे जिनके कोने में रिंग लगे थे। उन्हें देख के हैरी को प्लास्टिक की वो छोटी छोटी छड़ियां याद आ गई जिन्हें बच्चे कुछ बुलबुले निकालते थे। पर सिर्फ इतना था कि ये खंबे 50 फुट ऊंचे थे। हैरी उड़ने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उससे वुड का इंतजार ही नहीं करते बना। वो अपनी जादू जड़ों पे चढ़ा और जमीन पे पैर मारे। क्या एहसास था! वो गोल पोस्ट से अंदर और बाहर तक उड़ता रहा और फिर पिच पर इधर से उधर तेजी से उड़ तकता रहा। निम्बस 2000 उसके हल्के से इशारे पे मुड़ जाती थी। अरे पॉटर, नीचे उतरो! ऑलिवर वुड आ चुका था। उसकी बाह में लकड़ी का एक बस्ता था। हैरी और उसके पास जमीन पे उतर आया। बहुत बढ़िया हैरी, वुड ने कहा। मैं समझ सकता हूँ कि मैगोनी का क्या मतलब था। तुम में सचमुच पैदाइशी प्रतिभा है पॉटर। मैं आज शाम तुम्हें सिर्फ नियम समझाऊंगा। उसके बाद अगले वीक से ही हम 3 दिन टीम के साथ प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें। फिर उसने बॉक्स खोला। अंदर 4 अलग अलग प्रकार की गेंदें थी। देखो, वुड ने कहा, क्विडिच को समझना बहुत आसान है, लेकिन इसे खेलना उतना आसान नहीं है। हर टीम में लगभग 7 प्लेयर्स हैं और इनमें से 3 को धावक कहा जाता है। 3 धावक, हैरी ने कहा। जब वुड के जब वुड ने फुटबॉल के आकार की एक चमकीली लाल गेंद बाहर निकाली, वुड ने कहा, इस बॉल को हम तूफान कहते हैं। धावक तूफान को एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे रिंग में डाल के गोल करें। तूफान के रिंग में जाने से हमें हर बार 10 पॉइंट मिलेंगे। धावक तूफान को फेंकते हैं और स्कोर करने के लिए हम इसे रिंग में डालते हैं। हैरी ने रिपीट किया। तो ये एक तरह से बास्केटबॉल है जो जादुई झाड़ू पे सवार होकर 6 रिंगों के साथ खेला जाता है ना? बास्केटबॉल क्या होता है? वुड ने पूछा। अ, हैरी ने कहा, कुछ नहीं। अब दोनों टीमों में एक और प्लेयर्स होता है जिसे रक्षक कहते हैं। मैं गुरुद्वार का रक्षक हूँ। मैं अपने रिंग के चारों तरफ उड़ता हूँ और दूसरी टीम के स्कोर को करने से रोकता हूँ। 3 धावक, एक रक्षक। हैरी ने वापस रिपीट किया जो सब कुछ याद करने के इरादे से आया था। और फिर वो तूफान के साथ खेलते हैं, ठीक है? मैं इतना समझ गया। तो बाकी गेंदें किसके लिए है? उसने बक्से में रखी बाकी गेंदों की तरफ इशारा किया। अभी बताता हूँ, वुड ने कहा। इसे पकड़ो। फिर उसने हैरी को एक छोटा सा डंडा दिया जो कुछ बेसबॉल के बैट जैसा था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहलवान क्या करते हैं। इन दोनों गेंदों को पहलवान कहते हैं। फिर उसने हैरी को एक जैसी 2 बॉल दिखाई जो पूरी तरह काली थी और लाल तूफान से थोड़ी छोटी थी। हैरी ने देखा कि वो उन रस्सियों से बाहर आने के लिए छटपटा रही थी जिनकी वजह से वो बक्से के अंदर थी। पीछे हट जाओ, वुड ने हैरी को चेतावनी दी। और फिर वो झुका और उसने एक पहलवान की रस्सी खोल दी। काली गेंद अचानक से हवा में ऊपर उड़ी और हैरी के चेहरे की तरफ नीचे झपटी। अपनी नाक टूटने से खत्ते से बचाने के लिए हैरी ने बल्ले से उसे मारा और गेंद एक बार फिर हवा में सनसनाती हुई चली गई। वो उनके सिर के ऊपर चारों तरफ चक्की की तरफ कुछ देर घूमी और फिर वुड की तरफ झपटी जो बसता हुआ उसके ऊपर कूदा और उसे जमीन पे गिरा के पकड़ लिया। देखा, वुड हाँफ रहा था। जूझ रहे पहलवान को उसने वापस अपने बक्से में बंद कर दिया और अच्छे से बांध दिया। पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते हैं और खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर टीम में 2 मारक होते हैं। वीजली ब्रदर्स हमारे मारक हैं और ये उनका काम है कि वो पहलवान से टीम को बचाएं और उन पे प्रहार करके यानी अटैक करके उन्हें दूसरी टीम की तरफ भेजें। तो मुझे लगता है तुम सब समझ गए होंगे। 3 धावक तूफान से स्कोर करने की कोशिश करते हैं। एक रक्षक गोल की रक्षा करता है और 2 मारक पहलवानों को टीम से दूर रखते हैं। हैरी ने रिपीट किया। बहुत अच्छे वुड, बहुत अच्छे, वुड ने कहा। वैसे क्या पहलवानों ने कभी किसी को जान से मारा है? हैरी ने पूछा और वो कोशिश कर रहा था कि वुड इस सवाल में उसकी डर की छाया दिखाई न दे। हॉगवर्ट्स में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पे 1-2 बड़े जबड़े टूटे हैं, पर उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। अब टीम का आखिरी सदस्य है खोजी यानी कि तुम।
और तुम्हें तूफान या पहलवान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो मेरा सिर ना फोड़ दे। चिंता मत करो, वीजली ब्रदर्स पहलवानों से निपटने के लिए काफी है। मेरा मतलब है वो खुद पहलवानों से कम थोड़ी है। वुड ने बक्से में हाथ डाला और चौथी और आखिरी गेंद को बाहर निकाला। तूफान और पहलवानों की तुलना में ये काफी छोटी थी। बड़े अखरोट के आकार की ये गेंद जो सुनहरी थी और उसमें फड़फड़ाते हुए चांदी के छोटे पंख थे। वुड ने कहा, ये सुनहरी गेंद है जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉल है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी तेज है कि आसानी से दिखती ही नहीं है। सुनहरी गेंद को पकड़ना खोजी का काम है। तुम्हें धावक, मारक, पहलवान और तूफान के बीच से होते हुए इसे पकड़ना है। इससे पहले कि दूसरी टीम का खोजी इसे पकड़ ले, क्योंकि जो खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ेगा वो अपनी टीम को 150 पॉइंट दिलाएगा, इसलिए उसकी टीम लगभग हमेशा जीत जाती है। इसलिए खोजियों के खिलाफ बहुत ज्यादा फाउल होते हैं और क्रिकेट का मैच तभी खत्म होता है जब सुनहरी गेंद पकड़ ली जाएगी। तो ये मैच बरसों तक चल सकता है। मुझे लगता है रिकॉर्ड 3 महीने का है। उस मैच में बार बार रिजर्व खिलाड़ी उतरे थे ताकि खिलाड़ी कुछ देर सो सके। तो ऐसा होता क्विडिच? कोई सवाल? हरी ने अपना सिर हिलाया। वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। समस्या बस उसे करने में थी। हम इस वक्त सुनहरी गेंद के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वुड ने बॉल को वापस बक्से में रख दिया। अंधेरा हो गया है, ये घूम सकती है। इसके बजाय हम इनसे प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसने अपनी जेब से गोल्फ की साधारण बॉलों का बैग निकाला और कुछ मिनट के बाद वो और हैरी हवा में उड़ रहे थे। वुड इतनी तेजी से गोल्फ बॉल फेंक सकता था कि वो हर दिशा में फेंक रहा था ताकि हैरी उसे पकड़ सके। हैरी ने हर बार बॉल को पकड़ लिया था और वुड बहुत खुश था। आधे घंटे के बाद लगभग रात हो गई थी और उन्हें अपना खेल खत्म करना पड़ा। जब वो महल की तरफ लौट रहे थे तो वुड ने खुशी से चहकते हुए कहा, इस साल क्विडिच कप हमारा होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर तुम 40-20 से भी अच्छे प्लेयर निकलो। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर चार्ली ड्रैगनों के पीछे नहीं गया होता तो वो इंग्लैंड के लिए खेल सकता था। वीक में 3 दिन हैरी शाम को क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था और होमवर्क तो रोज करना ही था। शायद इसलिए कि वो इतना बिजी रहता था, उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि उसे हॉगवर्ट्स आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। हैरी को यकीन ही नहीं हो रहा था। महल उसे अपने घर की तरह लगने लगा था, जबकि प्राइवेट ड्राइव में ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। उसकी क्लासेस भी अब पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी, क्योंकि अब वो बेसिक चीजें सीख चुका था। जब वो लोग हेलोवीन के दिन सुबह उठे तो कद्दू भुनने की जायकेदार गंध पूरे कॉरिडोर्स में फैल चुकी थी। इससे भी अच्छी बात यह थी कि प्रोफेसर फिटविक ने सम्मोहन की क्लास में यह कहा था कि उनके विचार से अब वो चीजों को उड़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए तब से जब फिटविक ने उनके सामने नेवल के मेंढक को पूरी क्लास में उड़ा के दिखाया। प्रोफेसर फिटविक ने प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में ही उनकी जोड़ियां बना दी। हैरी का पार्टनर था सीबस फिनिगन, जो काफी राहत की बात थी क्योंकि नेविल उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल रॉन को हरमाइनी ग्रेंजर के साथ बैठना पड़ा। ये काफी मुश्किल था। इस वजह से रॉन और भी ज्यादा गुस्सा था। हरमाइनी ये पता ही नहीं चल रहा था। जिस दिन हैरी की जादू झाड़ू आई थी, उसी दिन के बाद से हरमाइनी ने उन दोनों से बात ही नहीं की थी। आप लोग जिस तरह कलाई घुमाने का अभ्यास कर रहे हैं उसे भूलना मत, प्रोफेसर फ्लिटविक ने अपनी आवाज में कहा, जब वो हमेशा की तरह आज भी अपनी बुक्स के ढेर पे खड़े थे। वो घुमाना और झटकना याद रहेगा ना? घुमाना और झटकना और जादुई शब्दों को सही तरह से बोलना भी जरूरी है। पैफियो नाम के एक जादूगर को कभी मत भूलना। उसने एफ के बजाय एस कहा था और नतीजा ये हुआ था कि अगले ही पल वो जमीन पे पड़ा था और उसके सीने पर एक भैंसा खड़ा था। मुश्किल था। हैरी और सीमस ने घुमाया और झटका, लेकिन जिस पंख को वो हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे वो तो टेबल पे ही पड़ा रहा। सीमस तो इतना बेचैन हो गया था कि उसने अपनी छड़ी से पंख को हिलाया और उस पर आग ही लगा दी। हैरी को तो अपनी हैट से आग बुझानी पड़ी। अगली टेबल पे रॉन की किस्मत बेहतर नहीं थी। विंगार्डियम लेवियोसा, वो चिल्लाया और अपनी लंबी बाहों से पवन चक्की की तरह हिला रहा था। तुम इसे गलत बोल रहे हो। हैरी ने सुना कि हरमाइनी रॉन को झिड़का रही थी। ये विंगार्डियम लेवियोसा है। अपनी कार को थोड़ा और लंबा करो। अगर तुम्हें इतनी अक्ल है तो तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती? रॉन ने कहा। हरमाइनी ने अपने गाउन की बाहें चढ़ाई और छड़ी हिलाई और बोली, विंगार्डियम लेवियोसा। उसका पंख टेबल से उठा और उसके सिर से 4 फुट ऊपर हवा में झूलने लगा। आह, बहुत बढ़िया, प्रोफेसर फ्लिटविक ने कहा। अब लोग देखो, मिस ग्रेंजर ने करके दिखा दिया है। क्लास खत्म होते ही रॉन बहुत ही बुरे मूड में था। जब वो लोग भीड़ भरे गलियारे से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे तो रॉन ने हैरी से कहा, कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोई भी इसे सहन नहीं कर पाता। सच पूछो तो वो किसी बुरी सपने की तरह है। किसी के पास गुजरते समय हैरी को धक्का लगा। ये हरमाइनी थी। हैरी को उसके चेहरे की एक झलक दिख चुकी थी
और वो ये देख के हैरान हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली तो। लेकिन वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसे एहसास होना चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है, रॉन ने कहा। हरमाइनी अगली क्लास में भी नहीं आई और पूरी दोपहर भी कहीं नहीं दिखी। जब हेलोवीन की दावत के लिए हैरी और रॉन बड़े हॉल में जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, तो पार्वती पाटिल और लेवेंडर की बातें उनके कानों में पड़ी। पार्वती पाटिल बता रही थी कि हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी और चाहती थी कि सब उसे अकेला छोड़ दें। रॉन ये सुन के अब और भी परेशान हो गया था, क्योंकि एक पल के बाद ही वो बड़े हॉल में थे, जहाँ हेलोवीन की सजावट देख के वो हरमाइनी को भूल गए थे। 1,000 जिंदा चमगादड़ें दीवारों और छत से फड़फड़ाते हुए आए, और जबकि 1,000 चमगादड़ काले बादलों की तरह टेबल पे मंडराते रहे, जिस वजह से कद्दूओं में रखी मोमबत्तियां भी हिलने लगी। दावत अचानक सुनहरी प्लेटों के सामने आई, और सत्र की शुरुआती दावत की तरह हैरी अपनी प्लेट में एक भुना आलू खा रहा था, तभी प्रोफेसर किरिल हॉल में दौड़ते हुए आए और उनकी पकड़ी काफी अस्त व्यस्त थी। उनके चेहरे पे दहशत के भाव थे। सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था जब वो प्रोफेसर डम्बलडोर की कुर्सी के पास से पहुंचे और टेबल पे हाथ टिकाकर हाँकते हुए बोले, दैत्य तहखाने में घुस आया है, सोचा आपको बता देना चाहिए। फिर वो बेहोश होकर फर्श पे लुढ़क गए। हंगामा मच गया। सबको शांत करने के प्रोफेसर डम्बलडोर ने अपनी छड़ी से कई बैंगनी फटाके फोड़ने लगे। प्रीफेक्ट्स अपने अपने हाउस को तत्काल अपने कमरों में ले जाएं। पर्सी एकदम से एक्टिव हो गया। मेरे पीछे आओ सभी, इकट्ठे रहो फर्स्ट ईयर। अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो दैत्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे आओ। रास्ता छोड़िए, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं। माफ कीजिए, मैं प्रीफेक्ट हूँ। दैत्य अंदर कैसे घुस सकता है? हैरी ने सिरे चढ़ते हुए कहा। मुझे क्या पता, वैसे वो लोग काफी मूर्ख होते हैं, रॉन ने कहा। शायद पीज ने उसे अंदर घुसा के हेलोवीन का मजाक किया हो। फिर वो दोनों अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते हुए लोगों के कई समूहों को देख रहे थे, जिसमें वो मेहनत कश के परेशान बच्चों की भीड़ के बीच से जा रहे थे। तो अचानक से हैरी ने रॉन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अभी अभी ख्याल आया, हरमाइनी। हरमाइनी? उसे दैत्य के बारे में पता नहीं है। रॉन ने अपना होठ काटा। अच्छा ठीक है, लेकिन पर्सी से नजर बचा के नीचे दुखते हुए वो लोग मेहनत कर बच्चों में मिल गए, और जो कि दूसरी दिशा में जा रहे थे। फिर वो एक सूने कनियारे में चल दिए, जहां उसके बाद तेजी से लड़कियों के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। वो अभी मुड़े ही थे, तभी उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पर्सी! रॉन फुसफुसाया, और उसने हैरी को पत्थर के एक बड़े गरुड़ के पीछे छुपा दिया। उन्होंने गरुड़ के पीछे से झांक के देखा। पीछे आने वाला पर्सी नहीं बल्कि स्नेप था। वो गलियारे से गुजरा और उनकी निगाहों से गायब हो गया। भूया क्या कर रहा है? हैरी बताया। सारे टीचर्स तो तहखाने में थे। तहखाने में है ना, तो वो क्यों नहीं गया? मुझे क्या पता। बिना कोई आवाज के वो लोग स्नेप के ओझल होते हुए कदमों के पीछे पीछे गलियारों से आगे बढ़े। स्नेप तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा है, हैरी ने कहा। क्या तुम्हें बदबू आ रही है? हैरी ने सांस खींची। उसकी नाक में भी तेज बदबू आई, पुराने मोजों और कभी ना साफ होने वाले टॉयलेट की बदबू। फिर उन्होंने एक और आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट और दैत्यकार कदमों की घिसटने की आवाज। रॉन ने इशारा किया। बाईं तरफ की गलियारे के छोर पे एक बड़ी सी चीज उनकी तरफ आ रही थी। वो छाया में छुप गए, और एक दैत्यकार चीज चांद की रोशनी में टुकड़े में उभरी। बहुत बड़ा भयानक दृश्य था। ये दैत्य लगभग 12 फुट ऊंचा था, और उसकी चमड़ी फीके ग्रेनाइट की तरह थी। उसका थुलथुल शरीर किसी खंभे की तरह है, और उसके शरीर के ऊपर एक छोटा सा गंजा सिर किसी नारियल की तरह लग रहा था। उसके छोटे पैर किसी पेड़ के तने की तरह मोटे थे, और पंजे सपाट कांटेदार। उसके पास से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वो एक बड़ा सा लकड़ी का कट्ठर पकड़े था, जो कि फर्श पे घसीट रहा था। उसके हाथ भी बहुत लंबे थे। दैत्य एक दरवाजे के पास आके रुक गया, और उसने अंदर झांका। फिर उसने अपने लंबे कान हिलाए और छोटे से दिमाग से कुछ सोचा और कमरे में घुस गया। चाबी दरवाजे में लगी हुई है, हैरी बहुत बताया। हम इसे अंदर बंद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर वो लोग खुली दरवाजे की तरफ धीरे धीरे चले। उनके होंठ सूख चुके थे, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दैत्य बाहर न निकल आए। एक लंबी छलांग लगा के हैरी ने चाबी पकड़ी और दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। हाँ, अभी खुश होके वो लोग गलियारे में वापस दौड़े ही थे, लेकिन अभी वो मोड़ पे पहुंचे ही थे कि उन्होंने कुछ सुना, जिसकी वजह से उनका दिल धक रह गया। एक तेज डरी हुई चीख, और उसी कमरे से आ रही थी जिसपे उन्होंने ताला लगाया। अरे नहीं, रॉन ने कहा, जो खूनी नवाब की तरफ पीला पड़ चुका था। बाथरूम था, हैरी बोला। हरमाइनी! हैरी और रॉन दोनों ने एक साथ कहा। ये काम वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था।
पलट के भागते हुए वो लोग फिर से उस दरवाजे के अंदर गए और डर के कारण चाबी घुमाने में हड़बड़ी करते हुए हैरी ने दरवाजा खोल दिया और वो लोग अंदर चले गए। हरमाइनी ग्रेंजर सामने वाली दीवार से टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली थी। दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा था और चलते चलते दीवारों से लगे वॉश बेसिन भी तोड़ रहा था। इसका ध्यान हटाओ, हैरी ने कहा रॉन से और एक टूटी उठा के पूरी ताकत से दीवार पर फेंकी। दैत्य हरमानी से कुछ फुट दूर रुक गया था। फिर वो चारों तरफ देख रहा था, बेवकूफ वाली नजरों से आंखें मिचमिचाता रहा ताकि ये देख सके कि आवाज आ कहाँ से रही है। उसकी छोटी कुटुल आंखों ने हैरी को देख लिया। फिर वो झिझका और हरमाइनी की जगह पे हैरी की तरफ बढ़ने लगा और चलते चलते अपना मुड़कर ऊपर की तरफ उछाल लिया उसने। अरे भोंदू कहीं क्या है, रॉन ने कहा। उसने दैत्य पे धातु का पाइप फेंक के मारा, लेकिन दैत्य को ये पता भी नहीं चला कि उसके खंदा पाइप से टकराया था। लेकिन उसने चीख सुन ली और एक बार फिर रुक गया और अपनी बदसूरत नाक रॉन की तरफ मोड़ी। इसी बीच हैरी को पलट के भागने का मौका मिल गया। चलो भागो, हैरी ने कहा हरमाइनी से और उसे दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो डर से मसी नहीं हुई। वो भी दीवार से पूरी तरह टिकी हुई थी और दहशत के मारे उसका मुंह खुला का खुला था। चीखने चिल्लाने की आवाज और उनकी गूंज से दैत्य पागल हो रहा था। वो एक बार फिर गर्जा और रॉन की तरफ बढ़ने लगा, जो सबसे पास में था और उसके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। फिर हैरी ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही बहादुरी का काम था और बेवकूफी का भी। उसने दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाई और पीछे से दैत्य की गर्दन पर लटकने में कामयाब हो गया। दैत्य को तो पता भी नहीं चला कि हैरी वहां लटका हुआ है, लेकिन दैत्य को कुछ तो पता लगेगा अगर आप उसकी नाक में एक लंबी छड़ी डाल दें। दरअसल हैरी जब दैत्य पे कूदा तो उसकी छड़ी उसके हाथ में थी, जो सीधे दैत्य के एक नथुने में घुस गई। धड़क के मारे वो दैत्य अपने मुड़गड़ को मोड़ा। हैरी अपनी जान हथेली पे रख के दैत्य से लटका हुआ था। किसी भी पल दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था, अपने मुड़गड़ से उसका कचूमर बना सकता था। हरमाइनी डर के मारे फर्श पे लुढ़क गई। रॉन ने अपनी छड़ी निकाली। उसे पता नहीं था उसे क्या करना है, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया विंगार्डियम क्लेवियोसा। अचानक से दैत्य के हाथ से मुद्गर छूट के हवा में उछला और उड़ता गया और फिर नीचे की तरफ उठा और तेज धमाके के साथ अपने मालिक के सर पर टकराया। दैत्य उसी जगह पर लहराया और औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। उसके गिरने की आवाज से पूरा कमरा हिल गया। हैरी अपने पैर पे खड़ा हुआ और थरथरा रहा था। हाँ भी रोना भी अपनी छड़ी हवा में उठाया था और घूर रहा था कि उसने क्या किया। हरमाइनी सबसे पहले बोली, क्या क्या ये मर गया है? मुझे नहीं लगता, हैरी ने कहा। लगता है सिर्फ बेहोश हुआ है। वो झुका और उसने दैत्य से के नाक से अपनी छड़ी निकाली और उसके चारों तरफ घून जैसा कुछ था। आह, दैत्य का मसाला। उसने अपनी छड़ी दैत्य के कपड़ों से पोंछी। दरवाजा खुलने और दौड़ने की आवाजें आई। उन तीनों ने ऊपर देखा और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वहां कितना शोर मच चुका था, लेकिन जाहिर था कि नीचे की मंजिल पर किसी ने गिरने की आवाज और दैत्य की आवाज सुन ली थी। एक पल के बाद वहां पे प्रोफेसर मैगोनिकल आई। उनके पीछे स्नेप था और सबसे पीछे क्विरल। क्विरल ने दैत्य की एक झलक देखी और धीमी सिसकी उनकी निकली और अचानक से अपने दिल पे हाथ रखकर वो टॉयलेट पे बैठ गए। स्नेप दैत्य के ऊपर झुका। प्रोफेसर मैगोनिकल रॉन और हैरी को देख रही थी। हैरी ने उन्हें कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। गुस्से की वजह से उनके होठ ही सफेद हो गए थे। घड़ूद्वार के लिए 50 पॉइंट जीतने की आशा हैरी के दिमाग से निकल ही चुकी थी। तुम लोगों ने ये क्या सोच के किया? प्रोफेसर मैगोनिकल अपनी ठंडी आवाज में कहा। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो अपनी अपनी छड़ी हवा में उठाए था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मरे नहीं। तुम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं गए? स्नेप ने हैरी पर एक निगाह डाली। हैरी फर्श की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था काश रॉन अपनी छड़ी नीचे झुका ले। फिर छाया में से एक छोटी आवाज आई, प्लीज प्रोफेसर मैगोनिकल, वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। स्ट्रेंजर? हरमाइनी अपने पैर पे खड़े होने में कामयाब हो गई। मैं दैत्य को ढूंढने आई थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे निपट सकती हूँ, क्योंकि मैंने दैत्यों के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था। रॉन के हाथ से छड़ी छूट गई। हरमाइनी ग्रेंजर और टीचर से सफेद झूठ बोल रही है। अगर इन्होंने मुझे ढूंढा नहीं होता तो शायद मैं अब तक मर चुकी होती। हैरी ने उस दैत्य की नाक में अपनी छड़ी घुसा दी और रॉन ने उसी के मुद्गड़ से उसे बेहोश कर दिया। उनके पास इतना टाइम नहीं था। वो किसी और को ढूंढते और उनकी मदद लेते। जब वो लोग यहाँ आए तो दैत्य मुझे बस जान से मारने ही वाला था। हैरी और रॉन इस तरह देखने की कोशिश कर रहे थे जैसे उनके लिए कोई नई बात हुई है। तो तो इस स्थिति में
प्रोफेसर मैगोनागल ने उन तीनों की तरफ देखते हुए, मिस ग्रेंजर, बेवकूफ लड़की, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम दैत्य से अकेले निपट सकती हो? हरमाइनी ने अपना सिर झुका लिया। हैरी के पास तो शब्द ही नहीं थे। हरमाइनी नियमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती, और यहाँ वही उन्हें मुसीबत से निकालने के लिए नाटक कर रही है। वो तो वैसी ही बात हो गई जैसे स्नेप अचानक से उसे मिठाई खिलाने लगे। मिस ग्रेंजर, इसके लिए गुरुद्वार के 5 पॉइंट काटे जाएंगे। प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अगर तुम्हें चोट ना आई हो तो ये बेहतर होगा तुम सीधे गुरुद्वार टावर में चली जाओ। विद्यार्थी अपने अपने हाउस में दावत के पकवान खा रहे हैं। हरमानी चली गई। प्रोफेसर मैगोनागल हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी। तो अब मैं यही कहूंगी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स होंगे जो किसी दैत्य से मुकाबला कर चुके हो। तुम दोनों ने गढ़द्वार के लिए 5-5 पॉइंट जीते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अब तुम लोग जा सकते हो। वो दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकले। वो तब तक कुछ नहीं बोले जब तक वो 2 मंजिल ऊपर नहीं पहुंच चुके थे। दूसरी बातों को छोड़ भी दे तो भी दैत्य की बदबू से दूर आना अपने आप में ही बहुत बड़ी राहत थी। हमें 10 पॉइंट से ज्यादा मिलने चाहिए थे, रोन ने शिकायत करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है 5 पॉइंट से ज्यादा, क्योंकि 5 तो हरमाइनी के कारण कम ही हो गए थे। ये उसने अच्छा काम किया कि हमें मुसीबत से बचाया, रोन ने माना। ख्याल रहे हमने उसे बचाया था। अगर हमने दैत्य को उसके साथ ताले में बंद नहीं किया होता तो उसे हमें बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हैरी ने उसे याद दिलाया। फिर वो मोटी औरत की तस्वीर के सामने झुक गए, पिक्स नाउट, और अंदर चले गए। हॉल भरा हुआ था और वह काफी हो हल्ला भी हो रहा था। हर कोई पकवान खाने में जुटा था जो उनके लिए आए थे। बहरहाल दरवाजे के पास हरमाइनी खड़ी थी और उनका वेट कर रही थी। कुछ ही देर तक बहुत अजीब सी खामोशी रही। फिर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बिना थैंक्स कहा, फिर अपनी प्लेट उठाने के लिए तेजी से चल दिए। उसी दिन से हरमाइनी ग्रेंजर उनकी दोस्त बन गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ करने के बाद ही आप एक दूसरे को पसंद कर सकते हो, और 12 फुट के दैत्य को बेहोश करना उन्हीं में से एक था। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसे सीरीज आगे भी आती रहेगी।